अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 610 के पॉइंट नंबर 1.8 यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, चलें चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। वैसे एक कॉमन सा लफ्ज़ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको खुद भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी ये होता क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टूडेंट्स, ये भी जो है हमारे पास जो इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखा जाए तो एक ऐसा इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो ये होता है कि कंट्री की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है उसको ये ट्रैक करता है। ठीक है, और भी ये क्या करता है कि ये कंट्री की ओवर हेल्थ को भी जो है वो मैयर करता है। ठीक है, क्या करता है कि एक तो ये कंट्री के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है और दूसरा ये कंट्री की ओवर हेल्थ को भी जो है वो मैयर करता है। क्लियर, और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बता देती हूँ। इसमें एक हमारे पास जो है वो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, जो आप बिलतरतीब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और करंट अकाउंट क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ। करंट अकाउंट जो है वो एक कंट्री की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जो है वो शो करता है। और जो कैपिटल अकाउंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो जो है वो किसको शो करता है, जो है हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो है वो फॉरेन लोन है उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, जैसे मैं आप दोबारा बता देती हूँ, जो करंट अकाउंट होता है वो किस किस को करता है, जो हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट्स और जो है वो हमारे पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो है वो उनके दरमियान जो है वो हमारे पास डिफरेंस को शो करता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो कैपिटल जो अकाउंट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास किसको शो करता है, जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो है वो फॉरेन लोन के दरमियान जो है वो डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो ये भी एक किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, अगर पाकिस्तान की कंट्री की बात करें तो ये भी एक कंट्री के फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लिबिलिटीज़ की डिफरेंस को जो है वो शो आउट करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो मैं आपको बताती चलूँ एक और बात कि पाकिस्तान में जो BOP जो है यानी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनेज करता है, और SBP जो है वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मतलब कि SBP वो BOP की रिपोर्ट जो है वो हर क्वार्टर में पेश करता है। ठीक है, इसके बाद एक और मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट अकाउंट है, इसमें क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान की आज के वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास वो कहते हैं पाकिस्तान में जो कैपिटल अकाउंट के लिहाज से देखा जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं। तीसरी बात फाइनेंशियल अकाउंट्स है हमारे पास, उसमें क्या है कि पाकिस्तान की फॉरेन लिएबिलिटीज़ जो है वो फॉरेन एसेट्स से ज़्यादा है। क्लियर, एक और अच्छा ये फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लिएबिलिटीज़ क्या होती हैं, मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जो यानी किसी भी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजीशन को जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लिएबिलिटीज़, हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो फॉरेन लिएबिलिटीज़ होती है वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, और वरना हमारे क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी को रिस्क होता है। ठीक है, तो ना हम देखते हैं कि जो लिखा हुआ है कि परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल एरिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जो हमारे टॉपिक में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंट्री। वो यही बात करें कि जो हमारी कौमी नेशनल इकनॉमी जो है मतलब कौमी मीशत जो है वो इसके इंतज़ाम को देखा जाए तो इसके नुक्ता नज़र में ये है कि सबसे अहम जो शोबा मुल्क के जो है वो बैरूनी लेन देन में अदायगियों का तवाज़न है। ठीक है, जो हम आउट ऑफ कंट्री से जो हमारा लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है, उनका जो अदायगियों का तवाज़न है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो टेबल 1.10 है हम देखेंगे, इसमें जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास डिटेल्स से मौजूद है, आप उसको जो है वो गौर से देखिएगा। और देन हमारे पास वो कहते हैं कि दीज अकाउंट्स आर रिस्पेक्टिवली द करंट अकाउंट्स, द कैपिटल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें जो है वो हम 3 तरह के अकाउंट्स रीड आउट करते हैं, वो हम इसमें अकाउंट्स देखते हैं रिस्पेक्टिवली, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट हो गया। ये तीनों क्या होते हैं मैंने आपको इनसे इनका जो है वो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो अब इसका जो है ये इसका टेबल है, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, जो है वो कैपिटल अकाउंट, एरर्स, ओमिशंस, बैलेंस पेमेंट्स, रिजर्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके बाद जो है वो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है द करंट अकाउंट डेफिसिट वाज एट अ पीक ऑफ ऑलमोस्ट $14 बिलियन ड्यू स्पेशली टू द यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई ऑयल प्राइस इन 2007 एंड 8। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो 2007 और 8 में जो है वो तेल की जो है वो इंतहाई बुलंद कीमत होने की वजह से जो है वो करंट अकाउंट जो है वो $14 बिलियन की चोटी पर था। ठीक है, जो हमारे पास हाईली जो प्राइस थी ऑयल की, ठीक है, 2007-8 में, तो उसकी वजह से जो है वो 14 बिलियन जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो चोटी पर था, यानी ऑलमोस्ट पीक था, उसमें पीक पर था वो। देयर आफ्टर इट शोड अ शार्पली डिक्लाइनिंग ट्रेंड अप टू 2015 एंड 16। वो उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद इसमें जो है 15-16 तक जो है वो इसमें बहुत शार्पली जो है वो इसमें जो है वो कमी का रुझान हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जी यहाँ से आफ्टर द 15-16 द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेफिसिट इज़ लार्जली अट्रिब्यूटेड टू द बिग राइज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इम्प्लाइंग दैट द रुपी वाज केप्ट सब्सटेंशियली ओवर वैल्यूड। तो इसमें वो कहते हैं कि 15-16 के बाद जो हमारे पास इसमें डेफिसिट्स में जो है वो गैर मामूली जो थोड़ी जो इसमें हकीकी जो है वो इसका शरह मुबादला में जो इसका इजाफ़ा जो किया गया था, उससे ये ज़ाहिर होता है कि इसके में जो रुपए की जो कीमत थी, जो रुपए की जो वैल्यू थी, उसको जो है वो काफ़ी हद तक इस जो है वो इसको ज़्यादा रखा गया है। द PMLN गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि द PMLN गवर्नमेंट apparently chose their strategy to keep the inflation rate very low, especially prior to the elections. However, this led a 30% jump in imports from 2015-16 to 2017-18 तक। तो उसमें वो कहते हैं जो हमारे पास जो PMLN की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था, उसने ये जो है वो जो इलेक्शंस से पहले जो उन्होंने क्या किया था, महंगाई की जो रेशो थी उसको जो है बहुत कम रखने के लिए उसको मुंतखब किया गया था। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब उसको जो इलेक्शन से पहले कम रखते हैं तो जो आवाम जो है वो उसका रुझान जो है वो उसी हुकूमत की तरफ होता है जो इन्फ्लेशन को जो है वो कम करता है। ठीक है, लो करता है। तो आवाम जो है वो यही चाहती है कि इन्फ्लेशन हमारी कम हो, ताकि हमारी जो रुपये की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि जो है वो कम पैसे में जो है वो हमारे पास ज़्यादा चीज़ जो है वो हमें मिल सके। ठीक है, और देन वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ था, मतलब लेड 30% जंप हुआ था। ठीक है, 30% यानी जो है वो इसकी वजह से जो है वो इजाफा हुआ था, महंगाई जो इन्फ्लेशन की जो है शरह जो है वो कम हुई थी जब। तो 15-16 में जो है से लेके जो 2017-18 तक जो है वो इसकी जो दरामदाद थी, इसमें इसी तरह जो है वो 30% का जो है वो इजाफा हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे the bottom line in terms of the level and change of foreign exchange reserves reflects the size of the current accounts deficit and net into the financial accounts, a clear cyclic pattern invisible in the level of reserves। मतलब वो कहते हैं कि एक साइक्लिक पैटर्न हमारा जो है वो बन गया था। इसमें हमारे पास एक्चुअली हुआ क्या था, जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि जो हमारे सिर्फ मुबादला की जो सतह और उसकी तब्दीली के लिहाज से जो नीचे की जो उन्होंने अक्कासी की है, उसका जो मतलब उनका जो डिफरेंस होता है और उनके जो है अजम्पशंस एंड जो उसमें जो है एरर्स एंड मतलब ये जो जितनी चीज़ें उसमें जैसे कि हम किसी चीज़ को मैयर करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट अकाउंट जो हमारे पास है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट्स और जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट जो है, इसमें जो है वो खालिस तौर पर जो है वो उसमें आमद का हुजम जो है वो था इसमें। इसके बाद वो कहते हैं 2007-8 से 2011-10 तक 2010-11 में जो है वो देयर रोज फ्रॉम 9.7 बिलियन टू 15.6 बिलियन की एज एम सी क्रूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये मैंने हाईलाइट की हुई है। तो वो कहते हैं कि 2007 से लेके तकरीबन 2011 तक जो है वो इसमें जो रोज़ हुआ था, यानी जो इसमें इजाफा हुआ था वो 9.7 बिलियन से लेकर 15.6 बिलियन तक हुआ था। दे देन फेल टू 7.2 बिलियन इन 2012-13। फिर क्या हुआ, 11 तक तो जो है वो राइज़ हुआ, लेकिन 2012 से 13 तक जो है वो 12-13 में जो है वो 7.2 बिलियन तक जो है वो गिर चुका था। इसके बाद बिटवीन 2012-13 से लेकर 16 तक दे रोज रैपिडली वंस अगेन टू रीच द पीक ऑफ 19.4 बिलियन इन 2015-16। वो कहते फिर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान यानी 2007 से लेकर 11 और जो है वो 12-13 में जो है वो इन दोनों के दरमियान में से लेके वो आगे क्या हुआ, यानी 12-13 से लेकर 16 तक जो है वो हमारे पास फिर अगेन वो रैपिडली जो है वो रोज़ हुआ, यानी बहुत तेज़ी से जो है वो
उसका में इजाफा हुआ आगे दोबारा से, और वो कितनी पीक पर हुआ 19.4 बिलियन तक जो है वो पहुँच गया था, ठीक है, 2015-16 में। एंड जो है वो डिक्लाइन शार्पली टू 11.4 बिलियन। फिर कहते हैं वो फिर जो है वो बहुत शार्पली, बहुत तेज़ी से जो है वो गिर चुका था, डिक्लाइन हो चुका था 11.4 बिलियन तक, जस्ट बिफोर द एग्जिस्ट ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट। सिर्फ जो है वो कहते हैं कि पीएमएलएन की जो हुकूमत है उसकी वजह से जो है वो ये ऐसा हुआ था कि इसकी जो पीएमएलएन की हुकूमत से जो है वो निकलते ही, मतलब उसको जैसे ही जो पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो आउट हुई तो इसकी जो है वो बहुत शार्पली जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। दिस वाज फॉलोड बाय अनदर साइकिल एंड द ईयर 2021-22 क्लोज विद रिलेटिवली लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ $9.8 बिलियन। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है इसके बाद ये हुआ कि एक और फिर चक्कर है, और मतलब कि और साल 2021-22 में जो है वो निस्बतन गैर मुल्की के साथ जो है वो बंद हुआ, और 9.8 बिलियन डॉलर के जो है वो एक्सचेंज रिजर्व से जो है वो मतलब इसको जो है वो क्लोज किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये कहा था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप सबको समझ आ गई है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।